प्रोस्टेट केयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। उसके बारे में जानेंगे एग्जैक्टली है क्या, इससे रिलेटेड या एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे आती हैं, उनके कॉज क्या हैं और कैसे उनका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, कैसे उससे हम बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी टीम में फिर से एक बार रिमाइंडर मैसेज डालें कि लोग इससे कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर्सनली नॉट ओनली फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला है, आपकी नॉलेज में, आपके हेल्थ कंसर्न में, आपके बिजनेस में ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो पार्टिसिपेंट अगले 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन हम लोगों ने प्री डिसाइडेड किया है, राइट। सो वेलकम यू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। मुझे पता है कि इसका जो मैसेज आपको लेट मिला होगा, इसलिए आप लोगों ने इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया होगा, बट अभी इसको प्रमोट कर लीजिए और जल्दी से अपने जितने भी आपके टीममेट्स हैं आपको एक बार इनवाइट कर लीजिए कि वो आपको इस सेमिनार को अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। आई थिंक मेरा जो वॉइस है आप लोगों के लिए क्लियर होगा। आपके सामने एक हैंड रेज का बटन होगा, उसको आप प्रेस करके मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि क्या आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। राइट। आपके हैंड रेज से पता लग रहा है कि सारी चीज सेट हैं, बस अभी हमें ऑफिशियली सेशन को स्टार्ट करना है। ये आप बाद में भी सुन सकते हैं, अपनी टीम को भेज सकते हैं, क्योंकि ये सीधा जो सेशन रहेगा ये यूट्यूब लाइव ही रहेगा। यूट्यूब लाइव पे भी आप इसको सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, अपनी अलग से ट्रेनिंग बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या जो टेक्निकल ट्रेनिंग है कंपनी द्वारा प्रोवाइड टाइम टू टाइम की जाती है, तो आपको बस अपना एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम में देखना है कि मैं अपनी टीम की क्या हेल्प कर सकता हूँ, मेरी मैनेजमेंट मेरी टीम के लिए क्या करती है। तो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाना है और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मुझे नहीं लगता किसी लीडर को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी, क्योंकि डेली हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं या जो मैनेजमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग मिलती है वो आई थिंक बहुत ज्यादा है। तो आप उसको अच्छे से प्रमोट करें। और मेरा मानना है कि हर बिजनेस में, हर फील्ड में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप ट्रेनिंग को इस बिजनेस में वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में आपका परफॉर्मेंस और आपकी टीम का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इनिबिट होगा, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आएगी। जितनी भी ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको बहुत आगे बढ़ के सुने, उसको बहुत एडवांस में सुने, उसको शेयर करें, उसको प्रमोट करें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। पता नहीं जैसे आज आप कोई जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, पता नहीं किसको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका एक माइंड क्लिक कर जाए एक पर्टिकुलर लाइन से ही और वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग को, स्पेशली जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेनर आपका ट्रेनिंग दे रहा है कंपनी की तरफ से, उसको जरूर से जरूर उसको अटेंड करें और उसको प्रमोट भी करें। आई थिंक टाइम हमारा हो गया है, क्योंकि हमने 10-15 मिनट और ज्यादा ले लिए हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक के साथ। यस लीडर्स, फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर विक्रांत, और आज का टॉपिक हमारा है प्रोस्टेट केयर के बारे में। प्रोस्टेट को कैसे हम बेहतर तरीके से उसकी हेल्थ की केयर कर सकते हैं, उसकी बेटर फंक्शनिंग जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसको कैसे हम केयर कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और उसमें डाइट का क्या रोल रहने वाला है, सप्लीमेंट का रोल क्या रहने वाला है, या अदर्स केयर्स का क्या रोल क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक पीपीटी के माध्यम से। यस स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं।
प्रोस्टेट केयर के बारे में, प्रोस्टेट को कैसे हम केयर कर सकते हैं, उसकी बेटर फंक्शनिंग जैसे जैसे एज बढ़ेगी। यस, प्रोस्टेट केयर एंड हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। आइए इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझना होगा हमें कि एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट है क्या, प्रोस्टेट होती कहाँ है, ये पाई कहाँ जाती है, एग्जैक्टली हमारे शरीर में इसकी लोकेशन क्या है। देखिए, ये ग्लैंड है और वॉलनट यानी कि अखरोट के शेप की होती है। नॉर्मल साइज इसका 3x3x5 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है, और जो इसका लोकेशन है यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यूरिन ब्लैडर है, जिसको आप पेशाब की थैली भी बोलते हैं। किडनी के नीचे जो जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, जहां पेशाब इकट्ठा होता है, उसके बिल्कुल नीचे जो ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल नीचे। यानी कि अब जैसे ही हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, हमारे शरीर में ये यूरिन ब्लैडर है, इसके नीचे ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ग्लैंड, जो अखरोट की शेप का है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। और जो यहाँ से इसके बीच में से जो नली आ रही है, ये पेशाब की नली है, यानी कि इसको आप यूरेथ्रा बोलते हैं। ये इसके थ्रू ये हमारा यूरिनेशन हो जाता है, राइट। यानी कि ये ग्लैंड होती है और इसकी लोकेशन हमारे यूरिन बैग यानी कि यूरिन ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे ये होती है। इसका फंक्शन क्या है हमारे शरीर में, इसका रोल क्या रहता है? इट्स कंट्रोल द यूरिन फ्लो। एक तरीके का ये यूरिन की फ्लो को कंट्रोल करती है, कि आपका जब आप मन करते हैं तब आप पेशाब कर पाते हैं। वो कंट्रोल जो होता है, जिससे कि स्ट्रीम आती है, पेशाब की एक धार बनती है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम हमारी प्रोस्टेट करती है। दूसरा काम क्या है? सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड्स। ये सेमिनल फ्लूइड्स क्या है? देखिए, जो हमारे मेल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म जो होता है, स्पर्म्स के साथ एक म्यूकस टाइप का प्रोडक्ट निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, जो एक तरीके से स्लिपरीनेस देता है, यानी कि स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, यानी कि स्पर्म अच्छे से फर्टाइल एग तक पहुंच पाए, उसको उसके मीडियम के लिए जो फ्लूइड रिलीज होता है वो सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है। उस फ्लूइड को सिक्रेट करवाने का काम भी, ये सिक्रेट भी निकल, ये सिक्रेशन होता है इस ग्लैंड के माध्यम से। यानी कि स्पर्म की हेल्थ भी डिपेंड करेगी आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ पे। सीमेन इजेक्शंस आउटवर्ड, सीमेंस का इजेक्शन भी जो जिसको हम वीर्य बोलते हैं, वो भी कंट्रोल होता है, इसका इजेक्शन भी कंट्रोल होता है प्रोस्टेट से। तो इसके फंक्शन में दिक्कत क्या आती है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इसकी कंडीशन चेंज होती है। यंगस्टर एज में नॉर्मल साइज का होता है, और जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, जैसे ही हम वी आर ग्रोइंग ओल्ड, जैसे हम 40 प्लस होते हैं, तो सबसे पहला माइनर चेंज आता है, जिसको आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा में इसको हरियाणा में या आसपास के एरिया में गदूद भी बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों का आपको सुना होगा, इसका ऑपरेशन होता है विद एज, जैसे उनकी 40, 50, 60 के बाद आम ये एक तरीके का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। प्रोस्टेटाइटिस नाम की एक इन्फेक्शन भी होता है, इंटाइटिस, TIS। आप देखेंगे ना, इस वर्ड के पीछे TIS लगा, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है, यानी कि कोई इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। और जैसे जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो ये बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे केसेस में 8 से 10% लोगों में ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट।
आप देखेंगे इसको हम बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बोलते हैं, इसका नाम बीपीएच। इस बीमारी को बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इसका मतलब है नॉन कैंसरियस ग्रोथ। नॉन कैंसरियस मतलब बिना कैंसर की वो ट्यूमर जो बन जाता है वो साइज बढ़ जाता है, बट कैंसर नहीं है पर साइज बढ़ा हुआ है, इसको हम बीपीएच बोलते हैं। और ये सभी आदमियों को इंपैक्ट डालता है, इसका इफेक्ट जो पड़ता है 50 प्लस जितने भी मेल हैं उन सभी को प्रोस्टेट, चाहे वो साइज हल्का सा इंक्रीज होता जरूर है। यानी कि आप इस साइड देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में है ये नॉर्मल प्रोस्टेट का आप साइज देख रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अनलॉर्ज प्रोस्टेट हुआ, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा, तो ये बड़े आप ये राइट साइड में देख रहे हैं अनलॉर्ज प्रोस्टेट का साइज, यानी कि बीपीएच जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट का साइज आप इधर देख रहे हैं। जैसे ही साइज बढ़ता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, साइज बढ़ेगा तो इसकी इलास्टिसिटी में गिरावट आएगी, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी और आपका यूरिन फ्लो जो आप पेशाब करते हैं उस पे जो कंट्रोल है आपका छूटता जाएगा।
माफी चाहूंगा कि कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम से बीच में हमारा इंटरप्शन आया। हम बात कर रहे थे कि प्रोस्टेट जैसे ही साइज बढ़ता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें सिम्टम्स में यदि मैं बात करूं तो यूरिनेशन में यानी कि पेशाब करने में ट्रबल आता है, दिक्कतें आती हैं, रुकावट आती है पेशाब करने में, रुक के आता है। डिक्रीज हो जाता है फोर्स इन स्ट्रीम, पेशाब की जो, जैसे हम बात करें जब यूरिनेशन होता है तो जैसे एज बढ़ेगी तो जो स्ट्रीम निकलती है, जो धार निकलती है वो कमजोर पड़ जाती है। यानी कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक तरीके से सिम्टम्स है। समटाइम ब्लड इन यूरिन, आपके यूरिन से ब्लड भी आ सकता है, सीमेन में भी ब्लड आ सकता है, आपकी लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहना स्टार्ट हो सकता है और अनवांटेड वेट रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपका रीजन क्या है वेट रिडक्शन का, तो वेट भी रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ईडी के शिकार हो जाते हैं, इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ सिम्टम्स हैं जो 40 के बाद धीरे धीरे सबको परेशानी आनी स्टार्ट होती है। चाहे वो कितना भी अच्छी तरीके से खाता पीता हो, हल्का फुल्का आपका प्रोस्टेट का जो साइज है वो बढ़ता ही है। बट जब ये बीपीएच में चेंज हो जाता है तो ये हमारे एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके की बीमारी हो जाती है। देखिए प्रोस्टेट कैंसर के यदि मैं डाटा की बात करूं जो पब्लिश डाटा है, आप देखेंगे बीपीएच जो बेनिन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया जो है उसकी ये स्टडी जो है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस की है। इसमें जो आपने हाईलाइटेड जो लाइन दिख रही है, एक स्टडी में पाया गया कि इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ बीपीएच वर्ल्ड वाइड एंड प्रेडिक्टेड बाय एज ऑफ 60 ईयर। इस स्टडी में पाया गया कि वर्ल्ड वाइड जो मेल हैं वो जो 60 प्लस के हैं उनमें तो 50% आदमियों में कोई ना कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो ही जाती है और 90% तो प्रॉब्लम आएगी ही। 90% प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 85 ईयर के हो जाएंगे, यानी कि जो 85 ईयर के उनके तो 90% प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होती है। तो जो स्टडी जो फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स में क्या बताया गया कि 50 साल की एज में 8% लोगों में, 60% 60 साल के जब आप हो जाते हैं तो 50% लोगों में ये हो जाता है। जब 85 प्लस का कोई हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हेल्दी एजिंग पे नहीं जा रही, पर जो भी 85 होते हैं उनमें 90% मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट के बारे में यदि मैं दूसरी स्टडी के बारे में बात करूं तो ये पब्लिश्ड हुई है इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब यूरिन सिस्टम से जुड़ा हुआ स्टडी को हम यूरोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपका किडनी आ गया, आपका यूरेथ्रा आ गया, आपका यूरिन आ गया। उस यूरोलॉजी की एक स्टडी क्या कहती है, प्रोस्टेट कैंसर प्राइमरी डिजीज ऑफ द एडरली, यानी कि बूढ़े में, विद मोर देन 3/4 ऑफ द केस अकरिंग मैन अबाउ 65 ईयर। ये कहते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है कि 1/3 जो 65 से ऊपर लोग हैं उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती ही है। एक दूसरी स्टडी की मैं बात करूं, ये स्टडी है, ये साइटी केयर नाम से एक डायग्नोस ऑनलाइन डायग्नोस का एक ये वेबसाइट का डाटा है। प्रोस्टेट कैंसर इज अ लीडिंग कैंसर इन इंडिया। 5 year सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इन इंडिया इज 64%। इसका कहना क्या है कि 65 प्लस जो लोग हैं उनमें तो मैक्सिमम में ये प्रोस्टेट के जो एनलार्जमेंट के चांसेस हैं वो मिलते ही हैं। इसमें एक आईसीएमआर की ने भी डाटा रिलीज किया था 2019 में। उसमें पाया गया था इट इज state that incidence of the rate of prostate cancer in 9-10%, 1 लाख लोगों में से 9 से 10 लोगों में प्रोस्टेट कैंसर मिलती है, जो कि हायर है एशियन कंट्रीज में। और एशिया की जो अदर कंट्री हैं उसमें ये हायर है। बट अच्छी बात यह है कि यूएस के लोगों और यूरोप के जो
पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा ही पाई जाती है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडियन प्रोस्टेट कैंसर इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोज कैंसर। इसका मतलब क्या है कि यदि ग्लोबली कैंसर की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट डायग्नोज कैंसर यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कैंसर के दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली कैंसर कौन सी है? प्रोस्टेट कैंसर है। एंड इट इज द सिक्स्थ लीडिंग काज ऑफ कैंसर डेथ इन मेन। और ये क्या है? छठा, सिक्स्थ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन, यानी कि सारे टाइप की कैंसरों में ये छठे नंबर पे आते हैं जिसके कारण डेथ होती है आदमियों की यानी कि मेल की। इन इंडिया देयर इज ए इंक्रीज ट्रेंड इन द इंसिडेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। और इस फाउंडेशन की स्टडी ये बताती है कि इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है इस टाइप की कैंसर का, यानी कि प्रोस्टेट टाइप की कैंसर का ट्रेंड जो है, जो पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा पाए जाने लगे हैं। यदि आप एनडीटीवी की के आर्टिकल को पढ़ें जो कि पब्लिश था 29 नवंबर 2018, ये इसमें पब्लिकेशन में क्या बताया गया? प्रोस्टेट कैंसर केसेस टू डबल इन इंडिया बाय 2020, यानी कि 2020 में, 18 में पब्लिश डाटा है, 2020 में प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेस हैं वो डबल हो जाएंगे, उनका रेट डबल हो जाएगा। इसलिए आपको अर्ली साइन और सिम्टम्स, अब इसको कैसे पता लगा जा सकता है कि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के शिकार हैं या आप प्रोस्टेट कैंसर आप में हो सकती है? एक सिंपल सा आपका टेस्ट होता है, उसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जाता है कि आपकी प्रोस्टेट हेल्थ ठीक है या नहीं है। यदि नॉर्मल PSA होता है तो यानी कि आपका 2.5 नैनोग्राम पर ml यदि वो आपकी मेजरमेंट में आता है तो वो इसका मतलब है, इससे नीचे आता है तो इसका मतलब है आपकी प्रोस्टेट का जो साइज है, जो फंक्शन है वो नॉर्मल है। यदि ये 4 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा आता है तो इसका मतलब एक ही है, ये नॉर्मल है। और प्रोस्टेट यूएस यानी कि अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा जा सकता है कि ये एनलार्जमेंट है या नहीं है, कि प्रोस्टेट की कंडीशनिंग बेटर है या नहीं है। DRE टेस्ट से भी पता लगा जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसकी वजह से, जैसे आपको पर्टिकुलर प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाना तो फिर बायोप्सी से ऐसा टुकड़ा निकाला जाता है, टिश्यू बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और उसमें माइक्रोबियल स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली ये राइट। हम प्रोस्टेट टेस्टिंग की बात करें तो PSA एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है जो कि बहुत इसका, यानी कि आपको सुबह आपने सैंपल दिया, शाम तक आपको इसके रिजल्ट पता लग जाते हैं। अगली मैं बात करूं आपसे, राइट, रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का, प्रोस्टेट कैंसर का? ओल्डर एज। जितने भी 50 प्लस लोग हैं उनमें मोस्टली चांसेस बनते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगी, यानी कि ओल्डर एज, यानी कि जो 50 साल की एज है वो सबसे ज्यादा प्रोन एज होती है इस टाइप के डिसऑर्डर के लिए। फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके जीन में कोई म्यूटेशन हो जो कि आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम हो तो आप में भी चांसेस होते हैं
आप में ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप ऑफ द विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी कहीं ना कहीं प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट विद द एज होती है। ओबेसिटी, बट ओबियस है, मोटापा भी बहुत सारी बीमारियां लेके आता है और उसके साथ मोटापे के साथ साथ ये आपके रिस्क को और ज्यादा बढ़ा जाता है कि आपकी प्रोस्टेट में कोई डिसऑर्डर हो। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो आपकी एज है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसका इलास्टिसिटी और इसका साइज बढ़ेगा, इलास्टिसिटी कमजोर होगी, आपकी यूरिन फ्लो में दिक्कत आएगी, आपको रुक रुक के पेशाब आ सकता है, आपका पेशाब से कंट्रोल छूट सकता है, यानी कि यूरिनेशन अपने आप आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बहुत आने वाली हैं यदि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं। तो अब इसका प्रिवेंशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि कंज्यूम योर फूड एज ए मेडिसिन, यानी कि अपने फूड को आप मेडिसिन की तरह से यूज करेंगे तो सबसे पहला तो वही है कि आप हेल्दी फूड खाएं, जिसमें आप सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, सीजनल आपकी सब्जियां हो सकती हैं, आप चीनी यानी कि व्हाइट शुगर को, व्हाइट सॉल्ट को, या आप देखेंगे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स को यदि आप कट डाउन करेंगे अपनी डाइट से, सैचुरेटेड फैट को कट डाउन करेंगे, हेल्दी फैट खाएंगे, नॉन फ्राइड फूड खाएंगे, ऐसी जो मोटा अनाज है उसको खाएंगे, आप प्रोबायोटिक्स खाएंगे, तो देखा गया है कि आपकी फंक्शनिंग बेटर रहेगी, ओवरऑल हेल्थ बेटर रहेगी, पूरी बॉडी अच्छे से की फंक्शनलिटी अच्छे से काम करेगी। दूसरा है एक्सरसाइज, और स्पेशली जब आप प्रोस्टेट के शिकार होते हैं तो आपको अपनी इनर थाइज की एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ानी चाहिए, यानी कि कीगल एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ानी चाहिए। आपको इनर थाइज पे आपकी ग्रोनियल मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। एक्सरसाइज और हेल्दी आपको वॉक या रनिंग या जो भी आप कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट, अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए। ओबेसिटी की तरफ यदि आप बढ़ रहे हैं तो अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। यदि आपका 50 साल की एज में वेट ज्यादा, तो आपको और ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगी और आपको हो सकता है वो प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्ली डायग्नोसिस यदि आप नहीं करवाते हैं सिम्टम्स आते ही, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बीमारी को और बढ़ने का इन्विटेशन दे रहे हैं। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रोस्टेट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोस्टेट ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जो फार्मास्यूटिकल रेंज का है। साइंटिफिक एंड यूनिक फॉर्मुलेशन नहीं है कि आप इसको खा रहे हैं कोई और साइड इफेक्ट हो, नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेरीफाइड है, टेस्टेड है, साइंटिफिक है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, हार्बोफूडस्यूटिकल है। आप आइए, प्रोस्टेट फ्यूल में की इंग्रेडिएंट्स क्या है? सा पाल्मिटो, बीटा सीटोस्ट्रोल नाम की चीज इस सा पाल्मिटो में होती है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बीटा सीटोस्टिरोल होता है जो सा पाल्मिटो में मिलता है। ये इसकी स्टडी आप देखेंगे जो साइड में दिख रहा है सा पाल्मिटो की, ये ओवरऑल आपका क्या करता है? एज ए मेडिसिन काम करता है। किसमें? साइज रिडक्शन में। किस चीज का साइज रिडक्शन? प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस रखता है, यानी कि इसको कंट्रोल में रखता है, या बढ़ गया तो उसको साइज को कम करवाने में काम करता है। क्रैनबेरी, यूटीआई इन्फेक्शन, ये देखा गया जब जब आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है, जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, आपकी यूटीआई के भी यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नीटल इसमें डाला गया है, जिसको स्टिंग हाउस बोला जाता है, ये पहाड़ों पे मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपका इसके पत्ते पे भी आप हाथ टच करते हो तो आपको इतनी इरिटेशन फील होती है। हिमाचल से यदि कोई मुझे सुन रहा है तो इसको हिमाचल में बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है, और इसकी बड़ी अच्छी सब्जी भी बनती है। तो सदियों से लोग इसको, पैरालिसिस अटैक आता है तो उसके शरीर पे मलते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, और पैरालिसिस के साइड इफेक्ट से बचाने में भी ये बहुत बड़ा काम करती है। तो बट ये इसकी फाइंडिंग्स में पाया गया है कि ये हमारे डीटीएच, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो कि बालनेस का मतलब है आपके गंजापन होना, यानी कि आपके बालों की ज्यादा गिरना। जैसे बहुत सारे आदमियों में आप देखेंगे, मेल और फीमेल में
बालों का झड़ना यानी कि गंजापन होना बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन का हेयर फॉल से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं, बट जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, उसका एक जो वो बनता है, उसके बनने के बीच में एक अलग मॉलिक्यूल बनता है जिसको DTH बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे DTH, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसके कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी होती है और उसके कारण बार्डनेस भी आती है, हमारे हेयर फॉल भी होता है। तो उसको नेटल और पुनर्नोवा और गोखरू उसको क्या करते हैं, उसको डिक्रीज रखते हैं और टेस्टोस्टेरोन को अच्छे से बनने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज है वो कंट्रोल में रहता है। गोखरू है, पुनर्नोवा है, बहुत सारी औषधीय गुण जो हम सदियों से इनके यूज करते हैं, यूरिन ट्रैक और इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो ये भी हमारे यूरिन सिस्टम को मजबूत रखने में, उसकी हेल्दी फंक्शनिंग रखने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लाइकोपीन इसमें हमने डाला है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। लाइकोपीन को देखा गया कि प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी एंटी कार्सिनोजन प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लाइकोपीन की स्टडीज में पाई गई है। प्रोस्टेट के लिए यदि मैं बात करूं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी देखा गया कि प्रोस्टेट की एब्नॉर्मलिटी आती है, इसकी डिस्फंक्शन नहीं होती है, तो विटामिन डी इसमें डाला गया है। कॉपर और जिंक दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को बेटर रखती हैं, दो मिनरल्स ये भी इसमें डाले गए हैं। और प्रोबायोटिक्स तो हमारी पहचान ही है कि हम हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स डालते हैं, क्योंकि आपका पेट साफ है, आपका डाइजेशन मजबूत है, आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं, अच्छे से खाया पिया डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसमें हेल्दी बैक्टीरिया स्पोर्स भी हमने डाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने गट सिस्टम को, अपने गट के इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। कुछ स्टडी में आपको दिखा रहा हूं, न्यूट्रिशन एंड कैंसर 2015 की स्टडी है। इसमें बीटा स्टेरोल के बारे में ये फाइंडिंग है। इसमें लिखा गया है ए प्रोमाइजिंग बट ऑर्फन न्यूट्रास्यूटिकल टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है प्रोस्टेट कैंसर से हमें बचाने का काम करता है। एक दूसरी आप देखेंगे बीटा सीटोस्टेरोल के बारे में। बीटा सीटोस्टेरोल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंप्रूविंग सिम्टम्स ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, इंप्रूव करता है जो सिम्टम्स हमारे आए हैं किसकी वजह से, एनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि BPH की वजह से। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द अदर कंडीशन बट देयर इज ए नो गुड साइंटिफिक एविडेंस फॉर अदर यूजेस, बट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये बहुत बड़ा एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो हमारी प्रोस्टेट के लिए स्पेशली इस प्रोडक्ट में डाला गया है। एक्टिव इंग्रेडिएंट में साफ पाल्मिटो, बीटा सीटोस्टेरोल, जिंक, कॉपर, क्रैनबेरी, गोखरू, और मैंने पहले आपको बता ही दिया है। इसको आप यदि कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं ये कहता हूं यदि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है, बट केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल की एज के बाद बहुत सारे लोगों में 8% तो 50 साल के आसपास ही लोग इससे ग्रस्त मिलते हैं। 60 साल की उम्र में तो ये 50% लोगों में हो जाता है, उससे ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तो प्रोस्टेट की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। तो आप यदि अपने प्रोस्टेट की केयर करना चाहते हैं, जो कि 6th लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है इन मेल्स, मर्दों में जो कैंसर के 6ठे नंबर पे कॉज बनता है डेथ का, वो प्रोस्टेट है। यदि इससे बचना चाहते हैं, इसकी केयर करना चाहते हैं, तो आप यदि आप 40 की एज में, 35 की एज में हैं, तो आप साल में एक बार प्रोस्टेट फ्यूल यूज कर सकते हैं कि उसकी फंक्शनिंग बेटर रहे, वो आने वाले टाइम में जब वो एनलार्जमेंट की तरफ बढ़े तो उसका साइज कंट्रोल में रहे। आप My90 साथ में कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। यदि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, यदि आपको चांस लग रहे हैं कि आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए, यूरिन फ्लो में दिक्कत है, रुक रुक के आता है, कंट्रोल नहीं रहता, आपकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसे उसमें आपकी जो स्ट्रीम है, जो धार है पेशाब की, उसमें वीकनेस फील करती है, उसमें फोर्स फील नहीं कर रहे, या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, उस केसेस में आप जिंक्शन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बना के यूज कर सकते हैं और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। जिंक्शन, My90 और प्रोस्टेट फ्यूल, ये जब आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उस केस में कर सकते हैं।
बट यदि आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आए ना, तो आप 40 प्लस के को क्रॉस कर गए हैं, तो साल में एक बार प्रोस्टेट फ्यूल जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपकी प्रोस्टेट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन के लिए, प्रॉपर केयर के लिए बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आप जैसे इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने ब्लड फ्लो में, आपके यूरिन फ्लो में, आपके यूरिन के जब आप यूरिनेशन करते हो, पेशाब करते हो, उसके कंट्रोल में आपको अलग से एक चेंज महसूस होगा, एक हेल्दी चेंज महसूस होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेट ना कीजिए, यदि आप 40 प्लस हैं तो अपनी प्रोस्टेट का केयर करें, क्योंकि ये लीडिंग कॉज है कैंसर का। ये मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग करता है, ये यूरिन के फ्लो में दिक्कत करता है, और फिर सर्जरी करवानी पड़ती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में जब कैंसर हो जाते हैं तो बहुत सारी, आपको पता ही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, अदर थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जिसकी तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम वैसी स्टेज हमारे सामने आए। तो इससे बचने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी कंपनी के पास है, इफ यू आर ए 40 प्लस। हाउ टू यूज में यदि मैं बात करूं, हाउ टू यूज प्रोस्टेट फ्यूल, डेली 2 कैप्सूल आपको खाने हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर के 1 घंटे के बाद। जिंक्शन के भी 1 से 2 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं, माइनॉरिटी 1 टैबलेट ले सकते हैं। जब आप प्रोस्टेट फ्यूल खाएं तो आपको टबैको, टी, कॉफी और अल्कोहल को लिमिटेड कर देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। और एडवाइस मेरी इसमें यही है कि 40 प्लस हैं तो आपको 1 साल में 1 बार प्रोस्टेट फ्यूल खाना चाहिए अपनी प्रोस्टेट की केयर के लिए। कंक्लूजन में मैं बात करूं तो केयर करनी है प्रोस्टेट ग्लैंड की। अलर्ट ये है, आप यदि 40 प्लस हैं और आपकी एज बढ़ रही है तो आप 40 प्लस हैं तो आपको इसको अलर्ट हो जाना चाहिए इसकी केयर के लिए, और आपको प्रोस्टेट फ्यूल यूज करना चाहिए, और अपनी एजिंग को हैप्पी बनाना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आज के लाइफस्टाइल में बुढ़ापा तो देखो हमारे पहले वाली जनरेशन में भी आया है, उनसे पहले वाली जनरेशन में भी आया है। हर कोई जो आया वो तो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। बट पहले वाला जो बुढ़ापा था, जो एजिंग थी, वो हेल्दी एजिंग थी, हैप्पी एजिंग थी। पहले लोग बूढ़े तो होते थे खुशियों के साथ, पर आज लोग बूढ़े हो रहे हैं खुशियों के साथ नहीं, बीमारियों के साथ। अगली बुढ़ापा आ रहा है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, बहुत जल्दी उनका शरीर का स्ट्रक्चर, उनकी डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, या स्किन की प्रॉब्लम, या हार्मोनल इम्बैलेंस, या अदर वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या बीपी का बढ़ना, डायबिटीज होना, एसिडिटी रहना, सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स आज हमारी जिंदगी में हमें घेर चुके हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है या उससे बचना चाहते हैं तो आज फूड साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और आपको ऐसे सप्लीमेंट है जिनके कारण आप अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं और अपने बुढ़ापे को खुशियों के साथ जी सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर एक कदम आगे है कि हम साइंस में भी, सेंस में भी, और आने वाली मार्केट को ग्रैब करने के लिए भी एक कदम आगे हैं। बस कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपने आप को सच्चाई के साथ इस बिजनेस को करें, और मैं कहता हूं मेहनत करोगे तो ये ऐसी इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ आपको दे के जाती है, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। बट मैं कहना चाहता हूं ओके लाइफ केयर वो नया सिस्टम है, वो नई कंपनी है जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में जो चेंज आया है या चेंज लाने का काम किया है, उसके साथ साथ आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन खड़ा होने वाला है। जो प्राइस की मुहिम हमने छेड़ी है, जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स आपके पास आज आपके हाथ में है, जिस तरह की पैकेजिंग पे कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके की आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे कंपनी काम कर रही है, तो आपका करियर बहुत सुनिश्चित हाथों में है ओके लाइफ केयर के साथ। बस इतना ही कहना चाहता हूं, सब्र के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को यूज करें, उनको प्रमोट करें। जय हिंद, जय ओके लाइफ केयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, लव यू ऑल। और कोविड में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि यही एक प्रोटेक्शन है हमारा। और जो चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या फाइजर की जो आई थी, या रशिया वाली हो स्पुतनिक 5,
कोई भी वैक्सीन आपको मिले तो आपको दोनों डोज लेनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में, जब ये कोविड फिर से कोई लहर आएगी तो उस टाइम में हमें हमारी प्रोटेक्शन करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय वकील।